तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये दोनों सक्सेसफुल हुए? ये सक्सेसफुल हैं और ये अपना हर ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कैसे। डिफेंस सेक्टर लेते हैं। डिफेंस में कभी भी स्टार्टअप्स इनिशियली नहीं हुआ करते थे। अभी आपने देखा होगा, पहली टाटा ने एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चालू करी, इसमें मिलिट्री प्लेन्स जो है टाटा को प्रोड्यूस करके बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, हम लोग डिफेंस में पहले हमारी स्थिति ये भी नहीं हुआ करती थी कि हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना पाए। आज हमारी स्थिति ये है कि हम 70 से ज्यादा कंट्रीज को आर्म्स एंड एम्यूनिशन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर को लेते हैं। स्पेस सेक्टर पहले प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खुला नहीं था। आज स्पेस में नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं। 50-100 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस इंडस्ट्री के अंदर खुल चुके हैं। तो आत्मनिर्भरता इज अ वे ऑफ इकोनॉमी। It is a destination and a way of doing things. फॉर एग्जाम्पल खादी। आप खादी में एग्जाम उठा के देख लीजिए, पहले खादी के अंदर जो खादी का एक्सपोर्ट रेयरली उतना हुआ करता था, आज खादी का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। सो अगेन मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज 10 आउट ऑफ 10, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स 10 आउट ऑफ 10 एंड इट इज 100 टाइम्स बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर 2014। 2014 के पहले आप क्या बोलते थे, यार बाहर की कंपनी। आज आपकी कंपनी बाहर की कंपनी से कॉम्पीट करने का प्रयास करिए। ये यूपीआई ने जो डेटा चीप हुआ है, और जो यूपीआई है, द बिगेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन यूपीआई है। जब हमने बैंक अकाउंट खोलने की बात करी थी, चिदम्बरम जी ने बोला था कौन जो है यूपीआई के जरिए पेमेंट करेगा। आज आप कहीं भी चले जाइए, आप जिस टैक्सी ड्राइवर से आप बात कर रहे हो उससे पूछिएगा कि तुम 4-10 साल पहले तुम कैसे पेमेंट करते थे, आज तुम भी ये यूपीआई करके कर रहे हो ना। कितना बड़ा लीकेज कम हो गया है। आज ब्लिंकिट और इन सब ऐप्स के जरिए आपको तुरंत खाना मंगाना है, या आपको कोई भी अपनी ग्रोसरी मंगानी है, आप तुरंत बैंगलोर में ही आते हो ना, तुरंत ग्रोसरी मंगा सकते हो। अब ऐसा तो नहीं इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं कनेक्टेड है, वो 10 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से कनेक्ट करके स्टोर हाउस कर रहा है। So the economy is changing. It is becoming more formal. New enterprises are coming in. That's why the Honorable Prime Minister has kept the vision and Lakshya to be a developed country by 2047. We have to continue to grow at more than 7% for 2 decades to come. तो थोड़ी कर्नाटक की बात भी कर लेते हैं। कर्नाटक में एक शहर है बेंगलुरु, आईटीएम मानते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्टार्टअप है। वहाँ पे एक एरिया है एचएसआर लेआउट करके, जी, मैं भी रहा हूँ बैंगलोर में बहुत। छोटा सा एरिया है, 12,000 स्टार्टअप है सर वहाँ पे। पर आप दूसरे शहरों में चले जाओ, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लोगों को वेलकम करती है कि तुम आओ अच्छे से बिजनेस करो, सब कुछ करो। बट दूसरे स्टेट्स में देखा जाए तो ये सुविधाएं थोड़ी कम लगती है और स्टार्टअप का माहौल थोड़ा कम है। देखिए, अगर आपको बैंगलोर हैज ऑलवेज गॉट एन हिस्टोरिकल एडवांटेज, क्योंकि हिस्टोरिकली बैंगलोर जो था वो आईटी सिटी के रूप में जाना जाता था। अब वो मोनोपोली जो है वो थोड़ी बहुत तेलंगाना में, हैदराबाद की तरफ में भी आई है, चेन्नई में भी आई है, पुणे भी बिल्ट हो रहा है। अब बैंगलोर में एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बिल्ट हुआ है। परंतु अगर आप इसमें इंदौर से आता हूँ, इंदौर में भी आप देखेंगे जितने 10 साल पहले स्टार्टअप थे उससे 100x स्टार्टअप्स इस वक्त है। तो एक देश भर में एक स्टार्टअप का कल्चर बिल्ट हुआ है जिसमें लोग अपनी कंपनीज खड़ी करने चाहते हैं। 1 लाख से ज्यादा अगर हमारे मैं हूँ हमारे नए स्टार्टअप्स आए हैं। अब एक वर्ल्ड ओवर ऐसा रहता है कि आउट ऑफ 10, 6 to 5 स्टार्टअप्स जनरली फेल, विच इज देयर। तो हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये लाइफ का ही नियम है। बट बैंगलोर में हमेशा से इकोसिस्टम रहा है स्टार्टअप्स के प्रति। ये अगर आप देखेंगे पास्ट में भी आईटी कंपनीज आई हैं, इसको बूस्ट अगर किसी ने दिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया, मैं मानता हूँ। अगर आप डेटा कहेंगे 2014 के पहले हमारे यूनिकॉर्न्स रेयरली यानी यूनिकॉर्न्स थे। आज दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं वो टॉप 3 कंट्रीज में हम आ चुके हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इको, पहले आप बच्चा क्या कहता था, ये सरकारी नौकरी कर दे। अगर आज बच्चा अपनी माँ को बोले कि मम्मी मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, कोई लुक डाउन नहीं करेगा सोसाइटी में। ये जो एक साइकी का चेंज आया है, ये बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, फिर एक देश एक चुनाव की बात भी कर ही लेते हैं, पर इतना बात कर ही लिया है तो। ये तो आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बात थी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल से ज्यादा तक नेहरू जी ने एक देश एक चुनाव ही किया था। एक देश एक चुनाव तब हटा था जब इंदिरा गांधी जी को लगा था कि भाई अब मुझे सत्ता को गिराना चाहिए, और डीएमके की या किसी और की सरकार उन्होंने गिराई थी, और उसके बाद जाके उन्होंने ये प्रणाली को तोड़ा था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन का विजन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन रहा है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को बनाना चाहते हैं। बट एज आई सेड कि ये क्रॉस कंसेंसस और पार्लियामेंट के कंसेंसस से ही पास होगा। हर जो चीज हम पास करते हैं पार्लियामेंट के कंसेंसस से ही इवेंचुअली पास होता है। बट क्या क्या फायदा होगा? चलो वन नेशन वन मैं इलेक्शन आपको होता है, तो बता क्या रहा फायदे होंगे? हूँ, फर्स्ट है कि आप इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पिछले 50 साल के अंदर अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, सब ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्पिरिट रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे देश के अंदर
जैसे यूएस के अंदर भी आप 4 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, तो एवरी पार्टी शुड गेट अ रन फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। कि भाई मान लो आप यूपी में इलेक्शन है, आप 5 साल तक जो है आप यूपी के अंदर चुनाव लड़ो, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेट में क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका काम करने का तरीका है, पॉलिसीज इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जनता का पैसा सेव होगा। और पॉइंट नंबर 4 इज अगेन जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर जगह मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्लाई होता है, तो जो मॉडर्न कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है तो उसके कारण कई जगह डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई एक साथ इलेक्शन में, भाई उड़ीसा का चुनाव इतने समय से एक साल हो रहा है, एक साथ हो रहा है, आंध्र प्रदेश का चुनाव इतने समय से एक साथ हो रहा है, आप उसका उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से ऑल्टरनेट वर्डिक्ट आती है। अच्छा, थोड़ी-सी मेरे को इसमें क्यूरियोसिटी आ रही है कि ना आप बोल रहे हो कि अपन को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट भी हो सकता है क्वेश्चन, बट डेमोग्राफिक बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब लेफ्ट ऊपर चले जाओ, राइट चले जाओ, नीचे आ जाओ, अब पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सरकार आप लोगों की है, सब कुछ पावर आप लोगों के हाथ में है। फिर भी अगर इंडिया में आने वाले 15 सालों में ये डेमोग्राफिक चेंज हो गया, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? देखिए 2 बातें हैं, इसके बारे में मंथन चल रहा है, इसके बारे में मंथन चल रहा है और बहुत सीरियस मंथन चल रहा है। डेमोग्राफी बदलेगी, एक वो पहलू है, एक डिस्प्रपोर्शनेट डेमोग्राफी बदल रही है, वो चिंता का विषय है। हुँ। और उस चिंता के विषय पे हमें ये सोचना पड़ेगा। देखिए हम एक फेडरल कंट्री में रहते हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी रहती हैं। तो यूनियन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती और स्टेट के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दैट इज हाउ वी एनविजन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो हमें ये सोचना होगा एज अ कंट्री कि भाई हम आने वाले 40 सालों में जब कुछ इलाके हिंदू माइनॉरिटी होंगे, उसके बारे में हमारी थिंकिंग क्या होगी, उसको हम रोक कैसे सकते हैं। इसमें सरकार खुद कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसमें समाज को भी चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये समाज का निर्णय है। और अगर आप देखेंगे जो कई कई जगह वर्डिक्ट्स आई हैं, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के कई इलाके वेस्टर्न यूपी के, जहां कहा जाता था बिना मुस्लिम वोट के आप जीत नहीं सकते, फॉर एग्जांपल सीट लाइक मेरठ, वहां भी हम पूरी तरीके से जीते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। अगर डेटा वाइज आप देखेंगे, यूपीएससी की स्कॉलरशिप जितनी इस सरकार में मुसलमानों को मिली है, पिछली सरकार से ज्यादा मिली है। 27% मुसलमानों की भी आय सरकार में बढ़ी, हिंदुओं की भी आय 10% से ज्यादा बढ़ी है, पिछली सरकार से ज्यादा। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। पर मैं आपसे मानता हूं और अग्री करता हूं कि ये एक चिंता का विषय है और इसमें एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है और सरकार भी इसके बारे में चिंता कर रही है। थोड़ा-सी वापस एक और क्यूरियोसिटी आई है कि जब दो सब कुछ सही चल रहा है कि अगर माइनॉरिटीज़ वाले वोट भी दे रहे हैं। नहीं, माइनॉरिटीज हमको वोट कहाँ दे रहा है, हमने काम उनके लिए किया है, पर हमको माइनॉरिटी का 10% वोट मिलता है, ये सच्चाई है। डिस्पाइट डूइंग ऑल द वर्क, तो हम तब भी अपना तो काम तो ये डेटा करते हैं। कैसे पता चलता है कि 10% ही वोट मिलता है? ये एक अप्रोक्सीमेशन, जितने भी आप अखबार अगर उठा के देखेंगे, जितने भी मीडिया के फ्रेटर्निटी के लोग और एनालिस्ट लिखते हैं और पढ़ते हैं, अलग-अलग अखबारों में जो चुनावों को देखते हैं, वो ऐसा हर चुनाव के बाद ये कंक्लूजन एनालिसिस करके करते हैं कि मुसलमान वोट एकजुट कांग्रेस पार्टी को पड़ता है। सोशल मीडिया पे भी जितने हम वीडियोज़ देखते हैं, उस वीडियोज़ से भी हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई कितना काम करने के बाद भी कई जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। ये मुस्लिम समाज को ही सोचना चाहिए कि उसको विकास को चुनना है कि उसको तुष्टीकरण को चुनना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम सेवा संघ करके एनजीओज़ का ग्रुप है। उसने एक लेटर निकाला है कि हर मुसलमान को सिर्फ़ महाविकास अघाड़ी को ही वोट करना चाहिए। अब मुझे बताइए, कोई अगर ऐसा लेटर निकालता है, क्या ये कम्युनल नहीं है? ब्लेटेंटली कम्युनल है। क्या हमने कोई मुसलमानों के लिए काम, ऐसा एक काम बता दीजिए इसमें हिंदू को मिला हो, मुसलमान को नहीं मिला हो? एक काम मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं बता सकता। पर हाँ, हमने धर्म देख के कोई भी काम नहीं किया है। तो ये मैं मानना चाहता हूँ आपसे। तो दिक्कत है ये, मैं मानता हूँ। और ये मुस्लिम समाज को ही सोचने की ज़रूरत है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का तो जन्म वहीं से हुआ, कांग्रेस पार्टी से हुआ। जब कांग्रेस पार्टी ने बोला हमको मुस्लिम वोट को एकजुट करो, जब 70 साल तक किसी वोट बैंक को आपने आदत दे दी तुष्टीकरण की, तो कुछ समय तो लगेगा उसको विकास को चुनने में।